Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another part of accounting and auditing. और इससे previous lectures के अंदर हम लोगों ने accounting और auditing के बहुत ही important concepts को syllabus के accordingly cover किया है. Now आज जो discussion करनी है वो previous part का ही conversion issue of shares को ही आगे proceed करते हुए करनी है. नाउ बेसिकली हम लोगों ने शेयर्स के बारे में डिस्कशन कर ली थी कि शेयर्स क्या होता है. नाउ वी हैव टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ शेयर्स. तो टाइप्स ऑफ शेयर्स की दो कैटेगरी है एज यू स्टडीड अर्लियर कि जो टाइप्स ऑफ शेयर्स है उसकी कैटेगरी में एक तो आता है आपका इक्विटी शेयर और एक आता है आपका प्रेफरेंस शेयर्स. ये आप लोगों को पता है. तो इक्विटी शेयर्स जो होता है वो ऑनर्स ऑफ द कंपनी होता है और प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस दी जाती है ओवर इक्विटी शेयर. तो इनको अब हम एक एक करके समझेंगे कि इक्विटी शेयर्स और जो प्रेफरेंस शेयर्स है उनको किस तरीके से इन्होंने बांटा हुआ है. नाउ जो इक्विटी शेयर्स है उनको फर्दर क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन के बेसिस पे, शेयर कैपिटल के बेसिस पे और रिटर्न के बेसिस पे. अगर मैं शेयर कैपिटल के बेसिस पे बात करूं तो इक्विटी शेयर को इन्होंने ऑथराइज्ड शेयर्स, इशूड शेयर, सब्सक्राइब्ड शेयर और पेड अप शेयर. तो जहां से स्टार्टिंग होती है, बिल्कुल शुरुआत होती है, दैट विल बी द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. जो जितनी अमाउंट हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम पब्लिक को अलॉट कर सकते हैं, पब्लिक को ये अलाउ कर सकते हैं कि आप आओ उस पे सब्सक्राइब करो. तो जो अमाउंट मेंशन की जाती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एज अ मैक्सिमम शेयर कैपिटल, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कैपिटल इतनी आप ऑक्यूपाई कर सकते हो ना. उसके बाद आती है इशूड शेयर कैपिटल. इशूड शेयर कैपिटल वो होती है जो पार्ट मैक्सिमम शेयर का, जो पार्ट आप पब्लिक को इशू करते हो. मतलब आपने पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी दिखा सकते हो, दैट विल बी द ऑथराइज्ड शेयर. और जो आप इशू कर सकते हो वो हो गई इशूड शेयर कैपिटल. नाउ सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल जितने पोर्शन पे पब्लिक अप्लाई करती है, पब्लिक कहती है कि हाँ हमें इतने शेयर्स चाहिए, आपकी कंपनी से इतने शेयर्स की रिक्वायरमेंट है, वो है सब्सक्रिप्शन. और उसके बाद पेड अप कैपिटल वो अमाउंट होती है जिस पे पे किया जाता है, पब्लिक पे करती है जिस अमाउंट पे, द अमाउंट पेड अप बाय द सब्सक्राइबर ऑफ द शेयर्स. शेयर्स के जितने सब्सक्राइबर अमाउंट पे करते हैं. नाउ डेफिनेशन के बेसिस पे बात करूं तो बोनस शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्ज के. ठीक है. और जो राइट शेयर्स होते हैं ये पहले पब्लिक में पूछने से पहले अपने एम्प्लॉय को, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को पे अप किए जाते हैं विद डिस्काउंट. जो बोनस शेयर्स होते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, लेकिन राइट इशू वाले जो शेयर्स होते हैं इसमें कुछ छूट दी जाती है, कुछ डिस्काउंट वगैरह दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये नहीं होते. नाउ बेसिकली स्वैट इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं? शेयर्स अवॉर्डेड बाय अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय. ये भी एम्प्लॉय को एट अ सम बोल सकते हो आप, अलाउंसेस के तौर पे दिए जाते हैं. वोटिंग एंड नॉन वोटिंग शेयर्स कौन से होते हैं? ये वो शेयर्स होते हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होता, क्योंकि कुछ कुछ कंपनीज ऐसे रूल्स बनाती है कि जिनमें शेयर होल्डर्स को राइट नहीं देती. वो अगर मैं रिटर्न के बेसिस पे बात करूं, पैसा वापस आने के बेसिस पे बात करूं, तो जो डिविडेंड शेयर्स होते हैं वो शेयर्स होते हैं जहां पे आपको रिटर्न की फॉर्मेट में पैसा दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोराटा बेसिस. जब आपने क्लास 12th की स्टडी की होगी तब आपने ये देखा होगा कि दो टाइप के केसेस होते हैं. एक तो होता है ओवर सब्सक्रिप्शन और एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन. अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जितने इशूड शेयर्स होते हैं उतने पे सब्सक्रिप्शन नहीं आ रही, कम शेयर्स पे सब्सक्राइब कर रहे हैं लोग. जैसे कि 1000 शेयर्स मैंने पब्लिक में इशू किए थे जिसमें से 900 शेयर्स पे ही एप्लीकेशन की मनी आई है. तो ये वाले जो शेयर्स हो गए
वो हो गए अंडर सब्सक्रिप्शन, और ओवर सब्सक्रिप्शन होते हैं जहाँ पे 1000 शेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है और कंपनी में मान लो ज़्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाती है। तो उस केसेस के अंदर या तो मान लो जो एक्स्ट्रा शेयर्स हैं वो वापस कर दिए जाते हैं, 100 शेयर्स एक्स्ट्रा है ना इसमें, क्योंकि हमें 1000 की रिक्वायरमेंट थी, आए 1100, तो ये जो 100 रुपये एक्स्ट्रा है या तो वापस कर दिए जाते हैं, एक केस ये होता है, या तो इन 100 शेयर्स को एडजस्ट कर दिया जाता है। कि एडजस्ट कैसे करेंगे कि ये जो 1100 शेयर होल्डर्स हैं इनको 1000 शेयर्स दे दिए जाएं। कुछ शेयर होल्डर ऐसे भी होंगे जिसने 100 के लिए अप्लाई किया होगा, उनको 75 दे दिए। तो इस तरीके से सिनेरियो बना के कुछ कम करके उनको शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं प्रोराटा बेसिस पे। नाउ ग्रोथ शेयर्स कौन से हो गए? रैपिडली ग्रोइंग कंपनी, जो कंपनी बहुत तेजी से बढ़ती है वो ये शेयर्स ऑफर करती है। वेयर दे मे नॉट ऑफर अ डिविडेंड बट डिस्प्ले एक्सीलेंट शेयर प्राइस ग्रोथ, जो कि आपको डिविडेंड नहीं दे रही लेकिन बहुत ही तेजी से प्राइस बढ़ता जा रहा है। जो प्राइस बढ़ने की वजह से आपका क्या होगा, कल को आप सेल करोगे तो वो क्या हो जाएगी, इंप्रूवमेंट होगी आपकी शेयर्स में। वैल्यू शेयर्स कौन से होते हैं? शेयर्स दैट आर ऑफर्ड एट अ लोअर प्राइस, जो कि कम प्राइसेस में आपको क्या किया जाता है, ऑफर किया जाता है देन देयर एक्चुअल वैल्यू, सो दैट द शेयर होल्डर कैन इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट ओवर टाइम। मतलब कम प्राइसेस में आपको सेल किया जाता है और ज़्यादा प्राइसेस में आपसे क्या करती है, कंपनी बाय करती है, ताकि जो टोटल नेट टोटल डिफरेंस है उससे आप प्रॉफिट कमा सको। तो वो वैल्यू शेयर्स है। नेक्स्ट इज प्रिविलेजेस ऑफ द इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स वालों को क्या क्या हक मिलता है, क्या क्या प्रेफरेंसेस मिलती है ओवर द अदर टाइप ऑफ शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स फॉर्म द मेजॉरिटी ऑफ ऑल द शेयर्स इशूड। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनको वोटिंग राइट मिलता है, डिविडेंड राइट मिलता है, वो ऑनर्स ऑफ द कंपनी होते हैं, उनका स्टेक अच्छा खासा होता है। However, they may must all bear the risk of any loss. कोई भी लॉस हो कंपनी का, अगर वो कंपनी बियर करती है तो वो लॉस भी वही लोग बियर करते हैं। द डिविडेंड आर नॉट फिक्स्ड, डिविडेंड भी फिक्स नहीं होता, एंड देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन टू पे डिविडेंड एज वेल। आपकी कोई भी ऐसी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती कि आपको पे करना ही करना पड़ेगा। एंड दे मे नॉट रिसीव वन इन केस ऑफ अ लॉस। ऑल्सो दीज शेयर आर ट्रांसफरेबल इन स्टॉक मार्केट में, उनको ट्रांसफर भी किया जाता है। तो प्रेफरेंस शेयर का जैसे कि नाम बताया है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, किसमें, डिविडेंड के रूप में, प्रॉफिट के रूप में। दे गेट द प्रेफरेंसेस ओवर द इक्विटी शेयर्स की इक्विटी वालों को डिविडेंड बाद में दिया जाता है, प्रॉफिट्स बाद में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, पहले प्रेफरेंस वालों को दिए जाते हैं, और उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है दैट विल बी फिक्स्ड, वो फिक्स्ड भी रहता है। नेक्स्ट इज दे डोंट हैव वोटिंग राइट्स, उनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता। ऑल्सो इफ द कंपनी, अगर कंपनी लिक्विडेट करी जाती है तो वो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को पैसा देती है, देन उसके बाद जो लेफ्ट ओवर अमाउंट होती है उसमें दिया जाता है इक्विटी वालों को पैसा। दे आर पेड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स। द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैव बीन स्टेटेड एज फॉलो। कैसे कैसे डिफरेंट टाइप के दे रखे हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कौन से हो गए, कैरी फॉरवर्ड द डिविडेंड, वो डिविडेंड को अगले साल लेके चले जाते हैं अगर पे नहीं हुए। इस साल पे आप नहीं कर पा रहे तो नेक्स्ट साल पे आप पे कर सकते हो। क्यूमुलेटिव डज नॉट हैव दिस ऑप्शन। क्यूमुलेटिव शेयर्स में ऐसा नहीं होता, नॉन क्यूमुलेटिव में ऐसा नहीं होता, जबकि क्यूमुलेटिव शेयर्स में आप डिविडेंड को फॉरवर्ड कर सकते हो। पार्टिसिपेटिव नाम से समझ आ रहा है, जो कि रिसीव एनी रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के बाद कुछ भी प्रॉफिट बचता है तो उनको हिस्सेदारी मिलती है, लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिव शेयर होल्डर को नहीं मिलती। कन्वर्टेबल शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट
नहीं हो सकते। नेक्स्ट इज रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जिनकी पेमेंट एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद पे अप हो जाती है, दैट विल बी द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और जिनकी पेमेंट नहीं हो पाती, दैट विल बी द non-redeemable preference shares bought or redeemed by the company at a fixed price and at date, while non-redeemable preference shares can't. नाउ इश्यू ऑफ शेयर्स बेसिकली कहा जाए तो यहाँ से स्टार्ट है चैप्टर, जहाँ पे आपकी वेरियस टाइप की एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल मांगी जाती है। अगर आप वो कॉल्स की पेमेंट करते जाते हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एक स्टेज के बाद आप कोई भी फर्स्ट कॉल या अलॉटमेंट या सेकंड कॉल पे अप नहीं करते तो आपके शेयर्स आपसे छीन लिए जाते हैं। दैट विल बी कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, और फिर छीन के किसी और पर्सन को अलॉट कर दिए जाते हैं। दैट विल बी द रीइश्यू ऑफ शेयर्स। तो ये एक पूरा क्राइटेरिया होता है। Next is issue of shares. When a company decide to list on the stock exchange, it has to issue shares. जब कंपनी ये डिसाइड कर लेती है कि वो लिस्ट होगी स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो क्या करती है, शेयर्स को इशू करती है। दैट्स वाई, इसी वजह से इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट करता है इनके अंदर, क्योंकि वो कंपनी एक ट्रस्टेड कंपनी है, उस कंपनी पे भरोसा है लोगों का, एक लिस्टेड कंपनी है। अगर लिस्टेड कंपनी नहीं होती तो वहाँ पे घोटाले के, वहाँ पे रिस्क पेयरिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बिकम पार्ट ऑनर, शेयर्स कैन ऑल्सो बी इशूड व्हेन द कंपनी वांट टू रेज मोर कैपिटल। क्या बोल रखा है, शेयर को इशू किया जाता है जब कंपनी को ज़्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ द प्रोसेस वेयर अ कंपनी एलोकेट्स और असाइन न्यू शेयर्स टू द पब्लिक, जब नए शेयर्स दिए जाते हैं तो टू टाइप की आपकी मार्केट होती है ना, एक होती है प्राइमरी मार्केट और एक होती है कैपिटल मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कौन से शेयर्स आते हैं, जो कि फर्स्ट टाइम इशू किए जाते हैं, और कैपिटल मार्केट को सेकेंडरी टाइप की मार्केट भी बोला जाता है, जिसमें जो एक बार शेयर्स इशू हो गए उसके बाद अगेन एंड अगेन इशू हो रहे हैं, तो वो सेकेंडरी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में आ जाती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के टाइम पे कंपनी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करती है, जो कंपनी एक्ट 2013 में आया हुआ है। ऑल्सो द अमाउंट प्राइस ऑफ दीज शेयर्स कैन बी कलेक्टेड, ये इंस्टॉलमेंट में भी हो सकती है। जो प्राइस आपसे कलेक्ट किया जाएगा, मैं अगर एक कंपनी हूँ, मुझे पैसा चाहिए, आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हो, तो आप ऐसा भी हो सकता है कि फुल एंड फाइनल पेमेंट करो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप इंस्टॉलमेंट में मनी की पेमेंट करो। तो इंस्टॉलमेंट में कैसे करोगे, एप्लीकेशन की मनी हो गई, एप्लीकेशन मनी, देन एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट पे करोगे आप, अलॉटमेंट के बाद आपका कौन सा कॉल आएगा, फर्स्ट कॉल आएगा, है ना। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी हो सकता है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी हो सकता है। तो दीज आर कॉल्ड द इंस्टॉलमेंट मैथड। दिस अलाउ द कंपनी टू कॉल फॉर मनी when there's a need for additional capital, जब ज़्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये मांगा जाता है इंस्टॉलमेंट के थ्रू। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ इशूइंग शेयर्स, शेयर्स को जब इशू किया जाता है तो डायरेक्टली शेयर्स तो इशू होंगे नहीं, कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। स्टेप नंबर 1 इज इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पेपर, एक ऐसी बुकलेट जो कि आपको पूरी कंपनी के बारे में बताएगी, कंपनी ने प्रीवियस डेटास में, प्रीवियस ईयर्स में किस तरीके का कॉन्सेप्ट बनाया है, कितने शेयर्स इशू किए हैं, कितना बेनिफिट कमाया है, ये सब। तो दिस इज द इनिशियल स्टेप ड्यूरिंग द इशू फॉर फीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। कंपनी इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस करती है पब्लिक को बुलावा देने के लिए, पब्लिक को एड दिखाने के लिए कि नया एंटरप्राइज आ रहा है मार्केट में। दिस प्रोस्पेक्टस मस्ट कंटेन, इस प्रोस्पेक्टस में सारी की सारी डिटेल होती है अबाउट द न्यू वेंचर, इश्यू ऑफ शेयर्स। अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते शेयर्स की तो क्या ट्रीटमेंट होगा, सारी की सारी बातचीत उसके अंदर डिटेल में लिखी हुई होती है। इट अलाउ द कंपनी टू अट्रैक्ट शेयर होल्डर इनटू इन्वेस्टिंग। नाउ स्टेप नंबर 2, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की रिसिप्ट। वंस द प्रोस्पेक्टस, आपने क्या किया, प्रोस्पेक्टस आपने इशू कर दिया, लोगों को पता चल गया आपकी कंपनी के बारे में,
to the public. The next step is to receive application. अब application receive करोगे. Individuals and corporations interested in obtaining company share must subscribe to the same. लोग आएंगे, रिसीप्ट करेंगे, एप्लीकेशन के लिए अलाउ करेंगे. दे हैव टू सेंड इन दियर एप्लीकेशन. अगर मैं एक शेयर होल्डर हूँ, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा नहीं, मुझे अगर शेयर्स की रिक्वायरमेंट है तो मैं लोगों मतलब कंपनी के पास जाऊंगी. पब्लिक हूँ मैं, पब्लिक कंपनी के पास जाऊंगी और वो पब्लिक से क्या करेगी, अलॉट करेगी शेयर्स को विद द स्पेसिफाइड एप्लीकेशन मनी, और उसको रजिस्टर किया जाएगा बैंक या इंस्टीट्यूशंस के थ्रू. नाउ द स्टेप नंबर 3 इज एलोकेशन ऑफ शेयर्स. अब क्योंकि मेरे पास एप्लीकेशन मनी आ चुकी है, मैं लोगों को अलॉट करूंगी कि हाँ इतने शेयर्स की रिक्वायरमेंट थी एज अ कंपनी मुझे, अब मैं इतने लोगों को शेयर्स अलॉट कर रही हूँ. नाउ द शेयर्स आर अलॉटेड वंस द एप्लीकेशन आर रिसीव्ड. पहले एप्लीकेशन मिल गई, अब अलॉटमेंट किया गया. मिनिमम लिमिट को देखा जाता है, दैट विल बी 90%. जैसे कि 1000 शेयर्स की रिक्वायरमेंट थी तो एटलीस्ट 90% आप शेयर्स को आपके पास पहुंचने चाहिए, इससे कम होंगे तो शेयर्स की कोई भी इशू अप नहीं माना जाता. However, due to frequent oversubscription, this allotment of the shares can be made proportionally. pro rata basis पे जब ज़्यादा shares आ जाते हैं तो बनता है. Either way, letter of allotment of the shares are sent to the shareholder. This result in the contract and the shareholder become part company ऑनर. और जो शेयर होल्डर हैं वो कंपनी के ऑनर्स बन जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास क्या आ चुका है, उनके पास आ गए हैं शेयर्स, तो वो कंपनी के हिस्सेदार हो गए. नाउ द 4 फीचर ऑफ शेयर, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोई भी ऐसा स्टेप होता है जिसमें पेमेंट नहीं हो पाती तो उस सिनेरियो के अंदर शेयर्स आपसे छीन लिए जाते हैं और वो शेयर्स किसी और को दे दिए जाते हैं. अ कंपनी कैन कलेक्ट अप शेयर प्राइस ओवर इंस्टॉलमेंट. वो मल्टीपल स्टेजेस में होता है, जैसे कि एप्लीकेशन में, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे, इंस्टॉलमेंट पे. द शेयर होल्डर मस्ट एडहेयर टू दीज. जो शेयर होल्डर है उनको ये इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है टाइम पे. हाउएवर, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर पा रहा इंस्टॉलमेंट में, तो उनके शेयर्स को छीन लिया जाता है, फॉरफीट कर लिया जाता है. और ये जो प्रोसेस होती है इसको 4 फीचर्स ऑफ शेयर्स बोला जाता है. दिस स्टेप इज क्रूशियल, ये बहुत ज़रूरी है इशू के अंदर. 4 फीचर एंड रीइशू. रीइशू भी मैं बता चुकी आप लोगों को रीइशू के सर्कमस्टांसेस में. एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है ए जिसको मैंने 100 शेयर्स दिए थे और हर एक शेयर 100 रुपये का था. इट मीन्स उसको कितने पे करने थे, 10,000 रुपये. ठीक है, 1 2 3 4. नाउ द कंपनी प्लान, कंपनी ने शेयर्स वैल्यू कलेक्ट कर ली इंस्टॉलमेंट 25 ईच. सॉरी, 25 ईच इंस्टॉलमेंट पे, 4 इंस्टॉलमेंट पे. जैसे पहला एप्लीकेशन पे होगा, फिर सेकंड होगा अलॉटमेंट पे, थर्ड होगा फर्स्ट कॉल पे, फोर्थ होगा सेकंड कॉल पे. तो एप्लीकेशन पे 25, अलॉटमेंट पे 25, फर्स्ट कॉल पे 25, सेकंड कॉल पे 25. ए एप्लीकेशन मनी दे देता है और एंड द सेकंड इंस्टॉलमेंट. हाउएवर, ए नहीं दे पा रहा, थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहा, मतलब फर्स्ट कॉल में पेमेंट नहीं कर पा रहा. दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन की वजह से जो शेयर्स है वो फॉरफीट कर लिए जाएंगे ए के पास है. एंड द ऑल्सो लॉसेज इज इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000 रुपीज. तो मतलब उसने 25 और 25 50 रुपए दे दिए. 100 पे उसने 50 रुपीज पे कर दिए तो 5,000 दे दिए, और 5,000 नहीं दिए, 5,000 नहीं दिए, जिसकी वजह से जो उसने दिए थे वो भी उससे छीन लिए जाएंगे. उसके शेयर्स फॉरफीट कर लिए और कंपनी को ऑनरशिप वापस दे दी. नेक्स्ट,
फोरफीचर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहला पॉइंट, जो फोरफीटेड शेयर्स होते हैं उसका जो भी कैपिटल हेड में दिखाई जाती है उसकी जो भी एडजस्टमेंट है, अगर एक हिस्सा फोरफीट किया है, उसको रीइश्यू किया गया है, तो बाकी आधा हिस्सा प्रोपोर्शनेट कैपिटल रिजर्व में दे दिया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है शेयर कैपिटल शेयर forfeited amount upon में number of shares forfeited into reissue shares। तो ये होता है उसका फॉर्मूला। अगर when the shares are issued at a value, अगर वो ज़्यादा पैसों में दिया जाता है तो बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में दे दिया जाता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम में इसकी एडजस्टमेंट होती है। रीइश्यू में बता चुकी आपको, रीइश्यू से नेक्स्ट स्टेप होता है इश्यू का। फॉरफीचर के बाद रीइश्यू ऑफ शेयर्स आता है। व्हेन द शेयर्स आर फॉरफिटेड, अगर शेयर्स को आप छीन रहे हो क्योंकि उसकी पेमेंट नहीं हो पाई अलॉटमेंट पे या कॉल पे, तो कंपनी उसको दोबारा रीएलोकेट करती है किसी और पर्सन को, या तो पार पे पूरे के पूरे 10 के 10 रुपए पे मान लो, डिस्काउंट पे कम अमाउंट पे, या प्रीमियम पे एक्स्ट्रा अमाउंट पे। तो जो टोटल अमाउंट होता है मिलता है रीइश्यू के बाद, वो कैन नॉट बी लेस देन द एरियर ओवर ड्यू पेमेंट ऑफ द प्रीवियस अलॉटी। वो उतने से कम नहीं होता, जितना प्रीवियस अलॉटमेंट मिला है उससे कम नहीं हो सकता। तो इस प्रीवियस एग्जाम्पल में टोटल अमाउंट कितनी दी थी ए ने? ए को कितनी देनी थी? 10,000। 5,000 वो दे पाया था, ए ने 5,000 दिया था, और बाकी पैसे उसके 5,000 फोरफीट कर लिए थे। तो देयरफॉर ड्यूरिंग द रीइश्यू द प्राइस कैन नॉट, प्राइस कितने से कम नहीं होना चाहिए? 50 पर शेयर से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको डिवाइड कर दिया था कितने से कितने शेयर्स थे? 100 से, 100 थे ना, देखो 25 थे, 100 शेयर्स थे, तो 5,000 को इन्होंने डिवाइड कर दिया, 5,000 को डिवाइड कर दिया इंटू 100, तो ये कितने शेयर्स आ गए? 50 शेयर्स आ गए। द शेयर्स कैन बी रीइश्यूड, शेयर्स को रीइश्यू किया जाता है 50 या 50 से ज़्यादा, कम नहीं करेंगे। नाउ फॉरफिटेड शेयर्स को ओरिजिनली अगर मैं पार पे इशू करती हूँ, रीइश्यूड एट अ डिस्काउंट, तो उस कंडीशन में बैंक अकाउंट को फॉरफिट कर लिया जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू शेयर कैपिटल, इस तरीके से आ जाएगा अगर ये डिस्काउंट वाला केस है। ठीक है, डिस्काउंट वाला केस है। नेक्स्ट, अगर तो शेयर्स फॉरफिटेड शेयर्स इनिशियली, जैसे कि अभी वाला केस था, रीइश्यू किया था, तो कैसे करेंगे? बैंक में आया 5,000 टू शेयर कैपिटल 5,000, सबसे पहले एंट्री आई रीइश्यू की। सेकंड एंट्री कितनी होगी? शेयर फॉरफिटेड टू रीइश्यू टू कैपिटल रिजर्व। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट तो मुझे रिसीव हुआ था, किसी और को मैं पे अप कर रही हूँ 50 रुपए में, तो ये तो अमाउंट रिसीव हो गया, और जो ये अमाउंट रिसीव हुआ ये हमने कहाँ डाल दिया? कैपिटल रिजर्व में। अगर प्रीमियम में होता तो बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये एडिशनल अमाउंट के लिए, ये सब नोट डाउन कर लो सारी की सारी इंपॉर्टेंट एंट्रीज। शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री आएगी आप लोगों की, कहाँ नहीं आएगी? जहां पे जो शेयर फॉरफिटेड अमाउंट है वो बिल्कुल जीरो हो जाए तब। नेक्स्ट इज द फॉरफिटेड शेयर इशू कर दिया गया, इशू किया गया प्रीमियम पे, रीइशू किया गया पार, प्रीमियम या डिस्काउंट पे, तो जो रीइशू अमाउंट है पार पे या डिस्काउंट पे, तो वो कैसे दिखी जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अमाउंट। मान लो कि 100 शेयर्स थे, 100 के हिसाब से इसकी अमाउंट थी, ये शेयर्स थे, टोटल कितनी अमाउंट होनी थी? 10,000। नाउ अब ये 10,000 वो पे नहीं कर पाया, उसने क्या क्या दे दिया? एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट मनी दे दी। कितने कितने पे? ये 25 दे दी, ये 25 दे दी। क्या क्या नहीं दी? फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकेंड कॉल नहीं दी, ये भी नहीं दिया, और ये भी नहीं दिया। अब ये मान लो एक शेयर होल्डर है ए,
अब मान लो एक बी शेयर होल्डर है, इसे तो फॉरफिट कर लिया, इसको रीइशू किया, इस सर्कमस्टांसेस में उसने कितने दिए, बाकी कितने बचे थे, 5,000 बचे थे ना, तो 50 शेयर्स के हिसाब से वो ले रहा है, कितने बचे थे, 50 के हिसाब से 50 पर शेयर ले रहा है, तो कितने हो गए इसके 2500 हो जाएंगे इस टाइम पे अमाउंट, मान लो 50 पर शेयर ले रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स, ये नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कर दिया जाएगा अमाउंट पर शेयर, कितने शेयर्स रिसीव हुए, टू शेयर कैपिटल और नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अमाउंट पेड। और ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम में अगर एक्स्ट्रा अमाउंट आती है, जैसे कि रिसीव कितना करना था, 25, अगर 50 की जगह 60 होता तो 10 रुपए एक्स्ट्रा होते ना, तो यहाँ पे आ जाता है ये 10 रुपए की अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स जितने भी शेयर्स थे 50 के हिसाब से प्रीमियम का अमाउंट हो जाता 10 रुपए, तो ये आ जाता आपका 50 रुपीज ये शेयर्स वाले, और 10 रुपए ये 50 के अलावा, ये 50 कहाँ से आया, जो हमें नहीं मिले थे उनकी अमाउंट। नेक्स्ट, अगर डिस्काउंट ऑफर करने के बाद वाला सर्कमस्टांसेस होता, तो शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफिटेड टू डिस्काउंट टू शेयर फाइनल कॉल, और फिर ये किसकी है, इसको इशू किया जाता शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफिटेड, डिस्काउंट कितना एक्स्ट्रा हुआ है, डिस्काउंट फाइनल कॉल पे, मान लो जो अमाउंट पे नहीं होगी, जो भी मान लो फाइनल कॉल पे नहीं हुई या सेकंड कॉल पे नहीं हुई, वो वाली अमाउंट आएगी। नेक्स्ट इज इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, अगर आप कैश के अलावा कैसे भी पे करते हो तो क्या सर्कमस्टांसेस रहेंगे, इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो आप कैश वाली एंट्री नहीं करोगे इन इशू फॉर फ्यूचर एंड रीइशू शेयर्स। कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पे शेयर को इशू किया जाता है फॉर सम टाइम्स कैश के अलावा, तो कंपनी इसमें इशू करती है शेयर्स वेंडर को असेट, तो उस केसेस के अंदर वेंडर आ जाता है, असेट चला जाता है, दीज शेयर्स आर फुल्ली इशूड, इस शेयर्स को इशू किया जाता है कंसीडरिंग द असेट्स रिक्वायर्ड बाय द कंपनी। पब्लिक कंपनी कैन ऑल्सो इशू शेयर्स, पब्लिक कंपनी भी इशू कर सकते हैं शेयर्स लॉयर को या प्रमोटर्स को अपनी सर्विस वगैरह के लिए। और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉर सच ट्रांजेक्शन, जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है इन सब ट्रांजेक्शन्स के लिए बिफोर द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, इन कंपनीज की रजिस्ट्रार को शिफ्ट किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल बी व्हाट इज द लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने थ्योरी वाले और एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज सब डिस्कस किया। इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल्स होंगे वो जब आपको पीवाईक्यू डिस्कस कराऊंगी वहीं पे इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करा दूंगी, सो दैट इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू कि किस तरीके के क्वेश्चंस वहां पे फ्रेम किए जाते हैं। अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, आप लोगों को उसका रिवर्ट मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।